यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर को लेकर के ये कहा जा रहा है कि 3 क्वेश्चंस जो हैं वो कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये 3 क्वेश्चंस कौन-कौन से हैं, क्या ये वाक़ई में कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं या फिर नहीं। तो ये जो 3 क्वेश्चंस हैं ये मैंने सेट ए से लिए हैं और ये सेट ए में क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 52 एंड क्वेश्चन नंबर 70 है। ठीक है? तो आइए पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और इस क्वेश्चन में जो है 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और ये जो स्टेटमेंट है ये इंडियन फ्लाइंग फॉक्स के ऊपर क्वेश्चन है। और पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर द वर्मिंग कैटेगरी इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स। जहाँ तक स्टेटमेंट 2 की बात है तो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स जो है वो एक फ्रूट बैट है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग हो जाता है। अब अगर स्टेटमेंट 1 की बात करें कि क्या इंडियन फ्लाइंग फॉक्स जो है वर्मिन कैटेगरी में प्लेस्ड है, तो हाँ ये प्लेस्ड है। बट कंट्रोवर्सी कहाँ से आ रही है, जो जिसके बारे में बात चल रही है वो ये है कि अभी 2022 में एक अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। और इस अमेंडमेंट से क्या हुआ है कि जो पहले 6 शेड्यूल हुआ करते थे उसको हटा करके अब ये केवल 4 शेड्यूल हो गए हैं। ठीक है, पहली चीज़। और ये जो वर्मिन कैटेगरी है ये 5th शेड्यूल हुआ करती थी। ठीक है, इसी में इंडियन फ्लाइंग फॉक्स प्लेस था। अब बात ये है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है, अगर पूछ रहा है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो जब भी हम क्वेश्चन को आंसर करेंगे वो हम लेटेस्ट अमेंडमेंट को ध्यान में रखते हुए आंसर करेंगे। बट लेटेस्ट अमेंडमेंट में क्या हो रहा है कि लेटेस्ट अमेंडमेंट में अब 4 ही शेड्यूल रह गए हैं, अब वर्मिन कैटेगरी जो है वो रिमूव कर दी गई है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होना चाहिए। तो क्या ये वाकई में ऐसा है? असल में क्या है कि जब हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसमें आप सेक्शन 2 में जब आप जाएंगे, सेक्शन 62 सॉरी, सेक्शन 62 में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे ये साफ साफ लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब चाहे शेड्यूल 2 में जो एनिमल्स मेंशन्ड हैं उनको वह वर्मिंग कैटेगरी में डाल सकती है बाय अ गजट नोटिफिकेशन। ठीक है, गजट नोटिफिकेशन से जो है अम, एक एनिमल को जो शेड्यूल 2 में है उसको जो है वर्मिन डिक्लेयर किया जा सकता है। अब इंडियन फ्लाइंग फॉक्स जो है ये डिक्लेयर किया जा चुका है बहुत पहले ही नोटिफिकेशन के ज़रिए। और अभी क्या है, ये इंडियन फ्लाइंग फॉक्स जो है वो शेड्यूल 2 में मैंशनड है। तो शेड्यूल 2 के बारे में सेक्शन 62 यही कह रहा है कि वर्मिन कैटेगरी अगर करना है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करेगी शेड्यूल 2 में जो मेंशन्ड है एनिमल्स उसको उसमें से। और यही चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत पहले कर दिया था, इसी वजह से ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। तो ये तो बात हो गई पहले क्वेश्चन की। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द नॉर्थ ईस्ट काउंसिल वॉज एस्टैब्लिश बाय द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट इन 1971 सब्सिक्वेंट टू द अमेंडमेंट ऑफ एनईसी एक्ट इन 2002। यानी 2002 में एक अमेंडमेंट हुआ था, उसके बाद जो है द काउंसिल कंप्राइजेज ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। ये इस स्टेटमेंट पे आपको ध्यान देना है कि काउंसिल कंप्राइजेज ऑफ मतलब कि जब अमेंडमेंट हो गया उसके बाद अब कितने लोग, उस कितने मेंबर, कौन कौन से मेंबर्स जो हैं वो हैं उस काउंसिल में। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो इशू अराइज हो रहा है, यहाँ पे तो मेंशन्ड है कि गवर्नर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट, 3 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये यहाँ पे मेंशन्ड है। अब इस क्वेश्चन में जो है ऑप्शन ए करेक्ट है। अब जो बात कही जा रही है कि प्रॉब्लम क्या है, कि कहा यह जा रहा है कि जो हिंदी ट्रांसलेशन है यहाँ पे कहा जा रहा है संशोधन के बाद परिषद में निम्नलिखित में से किन किन सदस्यों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो वो जो डाउट हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि आ, ये जो काउंसिल के मेंबर्स हैं
वो हमें देखना होगा कि पहले संशोधन के पहले कितने थे और संशोधन के बाद कौन कौन था। तो संशोधन के पहले सिर्फ अगर हम देखें तो बिफोर अमेंडमेंट जो है गवर्नर हुआ करते थे और प्लस चीफ मिनिस्टर। ठीक है। अमेंडमेंट के बाद एडिशन जो हुआ है वो हुआ है 3 मेंबर्स जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे। ठीक है। अब यहाँ से दो केस बनता है। पहला जो डाउट हो रहा है कि यहाँ कहा जा रहा है कि संशोधन के बाद किन किन सदस्यों को शामिल किया गया है, वो है जिनको शामिल किया गया है ये प्रेसिडेंट को 3 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं। बट इंग्लिश वर्जन में क्या कह रहा है, काउंसिल कंप्राइजेज विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब अमेंडमेंट जब हो गया है तो अब उसमें कितने लोग हैं, कौन कौन हैं उसमें मेंबर जो हैं। ठीक है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे 1 2 3 होगा आंसर। ठीक है। बट यहाँ पे देखेंगे तो आंसर जो निकल के आएगा वो ये आएगा कि केवल 3 ऑप्शन 3 होना चाहिए। बट यहाँ पे स्टेटमेंट भी यहाँ पर 3 नहीं है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो केस 2 है वो यहाँ पे बनता है। केस 2 क्या होता है कि जब अगर आप इसको देखेंगे तो आप समझेंगे। हम लोग चलते हैं अ, थोड़ा सा इस डॉक्यूमेंट की तरफ। वो है ये डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट का जो अमेंडमेंट है उसका मैंने एक ये सेक्शन लिया, अमेंडमेंट सेक्शन 3। इसमें क्या कह रहा है कि देर अब इसमें ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर सब सेक्शन 1 द फॉलोइंग सब सेक्शन शैल बी सब्सटीट्यूटेड। ठीक है। तो जो पहले सब सेक्शन 1 हुआ करता था उसमें गवर्नर प्लस सीएम की बात थी। ठीक है। अब इन्होंने ऐसा नहीं किया है अमेंडमेंट में कि सिर्फ 3 मेंबर्स को अलग से ऐड किया है। इन्होंने जो गवर्नर प्लस सीएम थे उस पूरे सेक्शन को फिर से सब्सटीट्यूट किया है, रीसब्सटीट्यूट किया है। ठीक है। उसको रिमूव करके ये दोबारा से एक एडिशन किया, कंप्लीट एडिशन किया गया है। उसमें फिर से गवर्नर प्लस सीएम और प्लस आपके 3 मेंबर जो नॉमिनेट किए जाएंगे उनके बारे में बात की जाती है। तो अगर आप केस 2 देखेंगे तो केस 2 के हिसाब से हमारा आंसर 1 2 एंड 3 होना चाहिए, जिसमें सीएम गवर्नर और 3 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। तो जो बाकी जो आंसर की जो इंस्टीट्यूट्स ने दी होंगी वो इसी वजह से दी हैं कि इसका आंसर ये होगा। तो यहाँ पे जो डाउट हो रहा था कि संशोधन के बाद और यहाँ पे जो काउंसिल कंप्राइजेस वाली बात थी, इसको लेकर के डाउट है। अब देखना है कि आगे क्वेश्चन ड्रॉप होता है क्या नहीं होता है, वो तो बात की बात है। तो वो अभी हमने देख लिया कि रीज़न क्या हो सकता है कि ये क्वेश्चन जो है कंट्रोवर्शियल हो सकता है। तो अब इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 52 सेट ए में जो मेंशन्ड है। ठीक है। अब यहाँ पे बात की गई है सिंडिकेट लेंडिंग को लेकर के। ठीक है। सिंडिकेटेड लेंडिंग को लेकर के बात की गई है। इसमें ये कहा जा रहा है कि जब सिंडिकेटेड लेंडिंग होती है तो सिंडिकेटेड लेंडिंग स्प्रेड्स द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर। इसका मतलब है कि अगर बहुत सारे लोग मिल करके जो है उधार लेते हैं तो जो उधार का जो रिस्क है वो बाकी लोगों पर बढ़ जाता है। मतलब एक व्यक्ति को जो है पूरा उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं रहेगी लोन को वापस रीपे करने के लिए। ठीक है। अब इसी स्टेटमेंट 1 को इसका जो ट्रांसलेशन है इसमें इशू हो रहा है। ट्रांसलेशन क्या है यहाँ पे कि यहाँ ट्रांसलेशन कह रहा है कि सामूहिक उधार यानी आपका सिंडिकेटेड लेंडिंग जो है बहु उधारदाताओं के मध्य उधारकर्ता के चूक का जोखिम बढ़ता है। यहाँ कह रहा है जोखिम बढ़ता है और यहाँ पे कह रहा है कि जोखिम स्प्रेड होता है, मतलब जोखिम कम हो जाता है अगर मिल के लोग लेते हैं लोन तो। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि लोन जोखिम बढ़ जाता है। यहाँ पे कहना चाहिए कि जोखिम बढ़ नहीं जाता है और बल्कि कम हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा लोग जब मिल करके लेंगे लोन, इस वजह से ये होता है। अब यहाँ तक तो बात हो गई तीसरे क्वेश्चन की। तो हमने देखा कि तीनों क्वेश्चंस में क्या क्या रीज़न है जिनकी वजह से कंट्रोवर्सी अराइज हो रही है।
और जहाँ तक मेरा मानना है कि ये कंट्रोवर्सी ज़्यादा कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं डाल सकती है, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन का हम लोगों ने रीज़न देखा कि आखिर क्यों वो क्वेश्चन सही है, जो कंट्रोवर्सी है उसमें कोई वेट नहीं है। और हमने क्वेश्चन नंबर 70 देखा, जिसमें एक कह सकते हैं आप, एक थोड़ा सा डाउट है कि आखिर अमेंडमेंट को लेकर के जो इशू है, कंप्लीट अमेंडमेंट कर दिया गया उस सब सेक्शन का, उसको लेकर के इशू है। और इसमें भी ट्रांसलेशन का इशू है क्वेश्चन नंबर 70 में, जहाँ पे हम लोग ये संशोधन की बात की वाली बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 52 में भी जो है हमारे, वो ट्रांसलेशन वाली बात है। अब फाइनली क्या होता है वो तो बाद में देखने वाली बात है, बट यूजुअली बहुत सारे एग्जाम्स में क्या होता है कि अगर ट्रांसलेशन में या इंग्लिश और हिंदी वर्जन में कोई इशू आता है तो हमेशा इंग्लिश वर्जन जो है वो प्रिवेल करता है। ठीक है, तो अब मेरे हिसाब से तो ये कोई इशू नहीं होना चाहिए। बाकी देखते हैं कि क्या होता है आगे, किस चीज़ को लेकर के कि फाइनल डिसीजन क्या होता है। अगर कुछ होता है तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।